जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमें आज पढ़ना है वो पढ़ना है फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं एफ यू और वी में संबंध बताना है। एफ यू और वी में, या दर्पण का जो सूत्र होता है एफ और वी और यू में संबंध क्या होता है वही है। ठीक है, अवतल के लिए समझ लेते हैं, चाहे अवतल के लिए चाहे उत्तल के लिए। अवतल के लिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अवतल दर्पण दिए गए हैं और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि और यहाँ जो होता है वो पी पॉइंट होता है। यहां से जैसे मान लेते हैं कोई किरण गुजारी गई, जैसे ये पी से गुजारी है, ध्रुव से गुजारी जा रही है, तो वो ध्रुव से गुजारने पे उसी माध्यम में ये वापस लौट जाएगी। जितने कोण से आई हुई है उतने कोण से वापस लौट जाएगी, क्योंकि परावर्तन में हमने पढ़ा है, परावर्तन में हमने क्या पढ़ा है कि वो जितने कोण से आती है उतने कोण से वापस लौट जाती है। दूसरी किरण को मान लेते हैं कि वो सी से जा रही है। कहां से जा रही है, सी से। थोड़ा सा इसको और पास में लिख देते हैं जिससे थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, और यहां सी से गुजारते हैं, दूसरी किरण को मान लेते हैं सी से जा रही है। सी से जब गुजारेंगे तो ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, सी से जैसे ही गुजारेंगे सी से ही ये क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। मान लेते हैं ये कोई वस्तु दी गई है, यहाँ पर ए बी कोई वस्तु दी गई है। एक किरण को ये गुजारा गया तो इस तरह से चली गई, दूसरी किरण को यहाँ केंद्र से गुजारे तो एक केंद्र से ही वापस लौट गई। दोनों जहां रेखाएं मिल रहे हैं यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। मान लेते हैं ये ए डैश है और इसको मान लेते हैं बी डैश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जितने कोण से आ रही है मान लेते हैं कोण आई, और जितने कोण से आ रही है कोण आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं इस तरह से दिए रहे, ये आई और चली गई, ये जितना कोण ये कोण आई कहलाएगा और ये वाला कोण आर कहलाएगा। और यहाँ पर ये वाली जो त्रिज्या दी गई है क्या है, इस पर अभिलंब खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबका नाम इसमें दिया ही गया है, इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे वो ध्यान से यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज ये वाला देखिए और एक त्रिभुज ये वाला देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश सी में। और ये ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज सेम टू सेम उसी आकार के दिए गए, उनका आकार सेम है, रूप सेम है, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखना है, ये हाई स्कूल में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समान रूप का ही दिया गया, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, समकोण लगभग यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ पर भी 90 बन रहा है, समकोण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाली भुजा है इस वाली भुजा का बटे में हो जाएगा, और ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बटे में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सब। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और बटे में ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बराबर ये वाला हो जाएगा ए सी, और ये क्या हो जाएगा ए सी, और ये वाला त्रिभुज चलेंगे तो यहाँ ए डैश सी हो जाएगा, ए डैश सी। ये क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। इसी तरह अब एक दूसरा त्रिभुज लेकर चलते हैं। दूसरा त्रिभुज देखिए ए बी और यहाँ पी, ए बी और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज देखिए ये पी। ठीक है, तो त्रिभुज यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, ये वाला तो हो चुका है और ये वाला भी हो चुका है, तो ये बड़ा एक बार लिया गया और ये वाला लिया जाएगा, ए डैश बी डैश पी। तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश पी में, फिर से यहां पर वही लगाया जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अब यहाँ पर ए बी ये वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं तो यहाँ ए बी और ये पूरा कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं तब बी आ रहा है ए डैश बी डैश, तो ए बी और बटे में
ए डैश बी डैश हो जाएगा और बराबर ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा। अब देखो पूरा त्रिभुज ले चला है ना, ए बी पी ले चला तो ये ए पी हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा। तो ए पी और बटे में ए डैश पी हो जाएगा। ये समीकरण मान लेते हैं कि 2 दिया गया है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को देखिए, ए डैश पी डैश और ए डैश बी डैश ये दोनों सेम है तो ये वाला दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी और बटे में ए डैश सी और बराबर ए पी और बटे में ए डैश पी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब पढ़ा रहे तो ये बताया गया था कि जितनी भी दूरियां होंगी वो हमेशा P से ही मापी जाएंगे, ध्रुव से ही मापी जाएंगे। तो यहाँ पर जो दूरियां मापी जाएंगे वो ध्रुव से। तो देखिए ए सी दिए गए तो ए सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं उसको पहले ध्यान से समझना है। देखो ए सी ये दूरी दी गई है ना, लेकिन हमें तो पता है कि वो P से मापी जाती है। तो देखिए अगर इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दें तो यही वाली दूरी आएगी। ए पी में से ये पूरी दूरी में से, ध्यान से देखिए, ये पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी आएगी, यानी ए पी में से पी सी घटा दें। क्या घटा दें, ए पी में से पी सी घटा दें तब ये ए सी की दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ए डैश सी को देखिए, ए डैश सी यानी ये वाली दूरी है, ध्रुव से नहीं मापी जा रही है ना, तो ये दूरी देखिए अगर ये वाली दूरी निकालना है तो ये पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी घटा देंगे तो यही वाली दूरी आएगी, यानी पी सी में से ए डैश पी को घटा दिया जाएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या लिख सकते हैं, सी पी या पी सी माइनस कर देंगे ए डैश पी को, ये आ जाएगा। और ए पी का मतलब ए से पी की दूरी, ये पी से मापी जा रही है तो इसको चेंज करके कर सकता है नहीं। और ए डैश पी यानी पी से मापी जा रही है तो इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा ए पी और ए डैश पी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझना है, यहां पर ए पी दिए गए है, ए पी का मतलब क्या है, ए पी का मतलब ये है कि यहां पर वस्तु रखी गई है, ध्रुव से वस्तु की, यहाँ वस्तु की जो दूरी है उसको हमेशा किससे लिखते हैं, वस्तु की जो दूरी है उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, वस्तु की जो दूरी है उसको हम ए पी के स्थान पे आ जाएगा, वस्तु की दूरी हम यू से लिखते हैं और ये माइनस में होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरफ आ रहा है माइनस में होगा। और यहाँ पर ए सी की दूरी हो चुका है, अब सी पी की दूरी निकाल लेते हैं। सी पी की जो दूरी यहाँ केंद्र दिया गया है और ये ध्रुव दिया गया है, ध्रुव से केंद्र के तक की दूरी यानी वो कहता है त्रिज्या, एक तरह की त्रिज्या कहलाएगी। तो पी से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं और ये पी से इस तरफ आ रहा है इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब निकालना है, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी पी यानी ए डैश पी के स्थान पे हो जाएगा, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम वी से लिखते हैं और ये माइनस भी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस रूप में मान रखा जाएगा। ए पी दिए गए तो वहां क्या हो जाएगा माइनस यू और ये माइनस दिया गया, और पी सी का मान पी सी या सी पी वही लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पी सी भी लिख सकते हैं या सी पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या दिया गया माइनस आर, ये माइनस आर हो जाएगा और इस पूरे बटे में, चलिए यहीं लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ए पी का यहाँ मान दिया गया है माइनस यू और फिर देखिए माइनस दिया गया है, और पी सी का जो मान है, पी सी का मान दिया गया माइनस आर, तो माइनस आर हो जाएगा और इस पूरे बटे में सी पी या पी सी बात वही है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस आर, और ये देखिए माइनस दिया गया है, और ए डैश पी का मान माइनस वी, ये माइनस भी हो जाएगा। ध्यान रखना है जो इसमें मान देगा वो तो लगेगा, जो इसमें दिएगा उसको भी लगाएंगे, और बराबर हो जाएगा ए पी का मान दिया गया माइनस यू और ए डैश पी का जो मान दिया गया वो माइनस वी दिया गया है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये माइनस यू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी हो जाएगा, और ये u बटे बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर दिया जाएगा। त्रिज्या गुणा का मतलब ये है कि इस v का गुणा इन दोनों संख्याओं में, u का गुणा इन दोनों संख्याओं में। तो v का u में करेंगे, माइनस में है तो माइनस में u v क्या हो जाएगा, u v हो जाएगा और प्लस आर वी हो जाएगा, और बराबर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आर यू हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा
यू वी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए यू वी है और यू वी है, यू वी सेम है तो यू वी एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये आर वी बराबर हो जाएगा माइनस में आर यू और प्लस में हो जाएगा यू वी, और ये भी उस तरफ जाएगा प्लस में यू वी हो जाएगा, तो ये आर वी बराबर हो जाएगा माइनस आर इंटू यू हो जाएगा, और प्लस में ये दोनों को जोड़ेंगे 2u v आ जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि r के रूप में दिए गए है ना, लेकिन हमें जो संबंध लाना है वो किस रूप में, f v और u में, v और u रहेगा यानी r जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा, यानी वो f के रूप में लिखा जाएगा। तो एक सूत्र बताए थे f बराबर r बटे 2, फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध बताए थे। तो इसका मतलब ये है कि r का मान हमें पता करना है तो r रूप में लिखना है, तो r के रूप का मतलब ये है कि ये बटे में दिया इस तरफ जाए गुणे में हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, r बराबर 2f, जहां पर r आएगा वहां कितना लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये r आया है तो इसके स्थान पे 2f हो जाएगा, और ये v है v हो जाएगा, और ये माइनस इसके स्थान पे 2f और u दिया है u हो जाएगा, और प्लस में 2uv हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में आ गया। अब ध्यान देना है, देखो दो दो सम में दिए गए ना, तो दो सम इसमें और इसमें दोनों कॉमन करेंगे तो दो कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि ये 2 हो जाएगा एफ बी हो जाएगा, और ये 2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा माइनस में एफ यू, और प्लस में ये क्या बचेगा यू वी हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, एफ बी बराबर आ जाएगा माइनस में एफ यू और प्लस में यू वी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर ध्यान देना है कि अब इसमें क्या किया जाएगा, जो सूत्र में होता है, इसीलिए कहते थे कि जो तुम्हें रिजल्ट है वो अगर पहले से पता रहे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, बटे रूप में होता है, तब क्या करेंगे इसको हम बटे के रूप में बदल लेंगे। बटे के रूप में बदलने के लिए देखो यहाँ सब एक एक रूप में आ रहा है ना, u v और f अलग अलग आ रहा है ना, तब यहाँ इसमें दोनों तरफ क्या कर दिया जाएगा, f u v दोनों तरफ भाग कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ एफ यू वी से भाग देने पर हो जाएगा एफ वी, और इस पूरे के बटे में हो जाएगा एफ यू वी, और बराबर माइनस में एफ यू दिया है इसके बटे में एफ यू वी हो जाएगा, और प्लस में दिया है ये यू वी और इसके बटे में हो जाएगा एफ यू वी। देखो जो ऊपर दिए गए रिजल्ट दिए गए तो वही लिख दिया गया है, लेकिन बटे में क्या हो गया एफ यू वी एफ यू वी एफ यू वी भाग कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, एफ और वी कट रहा है, एफ और वी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा यू अकेले, एफ और यू कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा v अकेले, और यहाँ u और v कट जाएगा, या अकेले बचेगा, तो यहाँ पर 1 और ये बटे में u हो जाएगा, यहाँ पर -1 और बटे में v हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और ये बटे में क्या हो जाएगा f। ठीक है, इस तरह से आ गया। और यहाँ पर जो सूत्र में होता है 1/f अलग होता है, 1/v प्लस 1/u अलग होता है, तो ये माइनस में दी गई इसको इस तरफ लेंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, या इसी को लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह से ये हमारा तीनों में संबंध आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम उसके बाद अब चलिए हम आगे समझते हैं द्रव में रखी वस्तु की जो आभासी गहराई है। यदि कोई वस्तु अगर दिया गया है तो वो आभासी गहराई क्यों महसूस होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना है। अब अगली जो हेडिंग है वो है प्रकाश का अपवर्तन।
ठीक है। जैसे यहां पे इस तरह से दिया रहे, पहले तो ये समझिए कि जैसे माध्यम, चलिए यही बता देते हैं। मान लेते हैं एक माध्यम ये दिया गया है और एक माध्यम ये दिया गया है। ये फर्स्ट माध्यम मान लेते हैं वायु दिया गया है और ये मान लेते हैं वाटर दिया गया है, यानी पानी दिया गया है, ठीक है। और यहां पर इस तरह से अभिलंब खींच दिया गया है, यहां से किरण आती है तो ये जो अभिलंब दिया गया है, प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, इसी की ओर झुक जाती है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जैसे यहां पर कोई माध्यम यहां पर दिया गया है, एक माध्यम मान लेते हैं ये ऊपर वायु दिया गया है और नीचे दिया गया वो पानी दिया गया है, तो यहां पर क्या है कि जो हल्की रहेगी जिसमें हम आसानी से चल सकते हैं वो होती है विरल माध्यम, विरल या इसी को बोलते हैं सरल माध्यम, और एक होती है सघन माध्यम, ठीक है। जब वस्तु विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये कोण जो बनेगा अभिलंब के साथ आई बनाएगा और ये वाला जो कोण बनेगा वो अभिलंब के साथ आर बनाएगा, ठीक है। तब यहां पर क्या है कि जब यही है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, सरल माध्यम से या विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, या सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये आई है और ये आर है तो ये दोनों अभिलंब की ओर ये इस तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, यानी अगर हम लिखना चाहें प्रकाश का अपवर्तन इसमें लिख सकते हैं जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को ही बोलते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यह है अपवर्तन। अब समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अभी हम माध्यम पर बात करेंगे, अभी थोड़ा सा माध्यम कम समझ में आया होगा तो उसको भी बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, देखिए यहां पर अगर कोई दिए गए है तो इसमें देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है वो इसी एक तल में आ रहा है, क्योंकि जो ये बोर्ड है ये एक प्रकार का तल दिया गया है। ये तीनों किस तल में आ रहे हैं, एक ही तल में आ रहे हैं। तो इसका जो प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, ये आने वाली, देखो नाम भी पता होना चाहिए, ये होता है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या होता है अभिलंब, और ये क्या होता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखो उसमें क्या था, परावर्तन पढ़ा रहे तो उसमें परावर्तित किरण था, यहां पर अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट नियम होता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतन, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, ज्या मतलब साइन थीटा, अनुपात होता है वो नियत होता है। इसमें क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा
परावर्तन सॉरी अपवर्तन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। अर्थात इसी को लिख सकते हैं क्या, साइन आई और बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, यह कहलाता है क्या, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का, क्या बोलते हैं इसी को, स्नेल का नियम। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। चाहे द्वितीय नियम के बारे में कहा जाए तब भी यही होता है, स्नेल के नियम के बारे में कहा जाए तब भी यही होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है, ये आगे चल के यूज होगा। ठीक है, और नियतांक का मतलब ये है कि इसमें हम अपवर्तनांक को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।